नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अपनी तमाम उम्र आदिवासियों के अधिकारों की बात करते हुए, उनकी आवाज़ उठाते हुए गुजारने के बाद 84 साल के स्टैन स्वामी का देहांत हो गया। पिछले कई महीने से वो जेल में थे। उनको एल्गार परिषद मामले में एनआईए ने गिरफ्तार किया हुआ था और अपनी बेल का इंतज़ार कर रहे थे। हाई कोर्ट से उन्होंने कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो अपनों के बीच गुजारना चाहते हैं, उन लोगों के बीच गुजारना चाहते हैं जिनके लिए उन्होंने उम्र भर काम किया। लेकिन अपनी जो बेल है, जो अपनी ज़मानत है, उसका इंतज़ार करते करते वो ज़िंदगी से रिहा हो गए। द वायर और मेरी तरफ से तमाम हमारी श्रद्धांजलि फादर स्टैन स्वामी के लिए। ज़ाहिर तौर पर वो जो सिस्टम है उसके विक्टिम रहे और कहीं ना कहीं सवाल उठता है हमारे पूरे जुडिशियल प्रोसेसेस पर। और अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो साफ तौर पर जिस बराबरी का, जिस लोकतांत्रिक समाज, जो इंसाफ पर आधारित समाज जिसको बनाने की बात उम्र भर करते रहे स्टैन स्वामी, उसी के ऊपर आघात लगाती हुई घटनाएं चारों तरफ हमारे देश में हो रही हैं। और जो लोग इंसाफ की बात करते हैं, जो बराबरी की, संविधान की, लोकतंत्र की बात करते हैं, इसके अलावा सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं, वो तमाम लोग, उनमें से ज़्यादातर लोग जेलों में बंद हैं। लेकिन आप ये देखिए कि खुले आम धड़ल्ले से जो लोग बातें कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, एक तरह से भड़काने का काम कर रहे हैं अलग अलग समुदायों को, खासकर बहुसंख्यक समुदाय को, उन लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं। अभी आप ये लीजिए, हरियाणा में गुड़गांव के पास ये पटौदी नाम की जो जगह है, पटौदी, आपको नवाब पटौदी के नाम से भी पूरी सिर्फ न सिर्फ कि भारत बल्कि पूरी दुनिया जानती है। मंसूर अली खान पटौदी, जी हाँ, मंसूर अली खान भारत के जाने माने क्रिकेटर और सैफ अली खान के पिता, शर्मिला टैगोर के पति, उनके खिलाफ जिस तरह की बातें की और उन्हीं की बातों को रखते हुए आगे किस तरह से पूरा जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके खिलाफ बेहद भड़काऊ भाषण देने का काम किया गया बीजेपी के नेता, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हरियाणा के सूरजपाल अमू के ज़रिए। और ये खुलेआम हो रहा है, ये कोई बंद कमरे में कोई साजिशें नहीं हो रही हैं, बल्कि बाकायदा महापंचायतों के ज़रिए इस तरह से हिंसा फैलाने का काम किया जा रहा है। सूरजपाल अमू, जिन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले, अभी आपने देखा था कि जो हरियाणा का एक लड़का था जिम ट्रेनर, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उसके हत्या में जो लोग आरोपित थे उनको छुड़ाने के नाम पर जो महापंचायतें हो रही हैं, उनमें ही उन्होंने बेहद भड़काऊ भाषण दिया था। उस भाषण के बाद जब आपको ये लग रहा होगा कि उन्होंने भारत के कानून की अवहेलना की है और खुल्लम खुल्ला हिंसा फैलाने की कोशिश की है, कि उनकी जगह भारत का सभ्य समाज नहीं बल्कि जेल होना चाहिए था, उनका प्रमोशन कर दिया गया, उनको स्पोक्स पर्सन बना दिया गया हरियाणा भाजपा का। तो आप ये सोचिए, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो किस तरह से एक तरह से रिवॉर्ड और अवार्ड देने का, सम्मानित करने का काम करती है उन लोगों को जो हेट स्पीच और नफरती भाषण देते हैं। ये सूरजपाल अमू, इनका लगातार ये वायरल हो रही हैं, ये जो स्पीचेस उन्होंने दी हैं, और ये स्पीचेस ट्विटर पे भी आपने देखा होगा, दिन भर ये वायरल हो रही हैं। और काफ़ी हद तक कई बार मैं असहज महसूस करती हूँ कि इस तरह से जो नफरती भाषण हैं, जो इतने वायलेंट और हिंसक के बोल हैं, इन्हें स्क्रीन पे दिखाया जाए। लेकिन शायद इसके अलावा कोई चारा भी हमारे पास नहीं बचता। अगर इन हेट वायलेंस और हेट स्पीचेस को अगर डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा, अगर आम जनता को नहीं बताया जाएगा, तो आखिर कैसे हम जवाबदेही मांगेंगे? कैसे ये लोग जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, दिन रात, सुबह शाम, कानून को बिल्कुल एक तरह से उसका निरादर करते हुए, संविधान का निरादर करते हुए, कैसे इन लोगों को इंसाफ की मांग कैसे की जाएगी? तो सूरजपाल अमू साफ तौर पर अटैक कर रहे हैं मंसूर अली खान पटौदी पर और उनके बेटे सैफ अली खान पर। और उनका ये कहना है कि जो हिंदू एक्टर्स शर्मिला टैगोर और करीना कपूर, इनसे जो शादी की इन दोनों ने, पिता ने और उनके बेटे ने, ये लव जिहाद का मामला है। और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन लोगों से कह रहे हैं, जो लोग उनको सुन रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो लोग वहाँ पर सुन रहे हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि कोई तैमूर, कोई औरंगज़ेब, कोई बाबर और कोई हुमायूं ना पैदा होने दीजिए। ये सुनिश्चित करिए कि इनमें से कोई पैदा ना हो। ये मुझे कटवाते हैं, हम गर्दन काटने वाले अगर अपनी पे आ गए तो सालों को चुन चुन कर ठोकेंगे, ठोकेंगे कि नहीं? ठोकोगे कि नहीं? देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो? इतिहास बनना नहीं है, इतिहास बनाना है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब, बाबर, हुमायूं पैदा होंगे। हम 100 करोड़ है और ये 20 करोड़ का
जो नेता बनता ओवैसी नाम का कुत्ता वो हमको आंख दिखा जाए हमारे लिए। इसी के साथ साथ इसी एक सांस में ही वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं उनको आप किराए पर घर मत दीजिए। आप सोचिए कि पाकिस्तानी जब वो ये कह रहे हैं, चाहे वो नाम न लें उस समुदाय का, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सूरजपाल अमू भी जानते हैं और वहाँ बैठे हुए हज़ारों लोग ये जानते हैं कि वो किसके बारे में ये कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो यहाँ के हरियाणा में या पटौदी में यहाँ घर किराए पर नहीं मांग रहे हैं। ये किसका जिक्र कर रहे हैं ये भी हम साफ तौर पर जानते हैं। तो खुल्लम खुल्ला आसिफ की जो ट्रेनर था उसकी हत्या के बाद से लगातार छोटी छोटी पंचायतें हो रही हैं, इसके अलावा बड़ी बड़ी पंचायतें भी हो रही हैं। और इसमें इस तरह के जो स्टार स्पीकर्स हैं, जो हिंदुत्व का जो पूरी राजनीति है, उसके जो हीरोज़ हैं, उसके जो नायक हैं, कोई जितना नफ़रत फैलाएगा, जितने हिंसक बात करेगा, जितना अल्पसंख्यक विरोधी बयान देगा, उतना ही बड़ा स्टार, उतना ही बड़ा नायक, उतना ही बड़ा हीरो बन के उभर रहा है। शायद कुछ हफ्तों पहले आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन अभी देखिए इतने बड़े स्टार बन चुके हैं कि भाजपा की नीति और राजनीति को टीवी चैनल पर आकर ये डिफेंड करते हैं बाकायदा। तो ये चेहरा है हिंदुत्व का, ये चेहरा है भगवा राजनीति का, ये चेहरा है हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके स्पोक्स पर्सन्स का, उनके जो प्रवक्ता हैं उनका ये चेहरा है कि इस तरह की जो बेहद भद्दे भारत के कानून, भारत का संविधान, इस सब की धज्जियाँ उड़ाते हुए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। दूसरा ये मामला आया इसी से जुड़ा हुआ, इसी पंचायत से जुड़ा हुआ, वो है उस व्यक्ति का जिसको आपने NTCA प्रोटेस्ट में देखा होगा। ये तस्वीर आप ये देखिए, ये तस्वीर है राम भक्त गोपाल की। अपने को राम भक्त कहता है, लेकिन जिस तरह की हरकतें हैं उसकी, वहाँ पर आपको याद होगा ये शूटर था जिसने गोली चलाने की वहाँ कोशिश की, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन चूंकि उस वक्त उसकी उम्र 17 साल थी इसलिए उसको ज़मानत मिल गई, अंडर एज था। हालांकि इस वक्त ये व्यक्ति 18 साल का वयस्क हो चुका है। ये पिछले साल, हम जनवरी का जिक्र कर रहे हैं, जनवरी 2020 का। खुल्लम खुल्ला राम भक्त गोपाल वो ये कह रहा है कि जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं उनको काबू में किया जाए। मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ, उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब मैं इतनी दूर जा सकता हूँ जामिया, और तो मैं यहाँ पर पटौदी भी आ सकता हूँ, पटौदी मेरे लिए बहुत दूर नहीं है, ये शख्स कह रहा है। साथ साथ इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं को लेकर साफ तौर पर बात करता है और ये कहता है कि उनको अगवा करने या किडनैपिंग की बात करता है, सलमा शब्द का इस्तेमाल करता है। तो एक तरफ हम देखते हैं कि सूरजपाल अमू जैसे लोग हैं, राम भक्त गोपाल जैसे लोग हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि RSS के मुखिया मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो हिंदू ये कहता है कि भारत में मुसलमान को नहीं रहना चाहिए, वो हिंदू नहीं है, और वो ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सबका DNA एक है। तो एक तरफ वो जो संस्था है, उसके जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो विचारधारा है, उसके मानने वाले लोग उसकी बाकायदा बात करके, हिंदू राष्ट्र का दावा करके इस तरह के बयानात देते हैं, बिल्कुल अल्पसंख्यक विरोधी, संविधान और लोकतंत्र विरोधी। और दूसरी तरफ RSS के मुखिया जो मोहन भागवत हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या इसे माना जाए कि एक तरह का दोहरा रवैया है कि कैमरे के सामने, जनता के सामने इस तरह की बातें की जाती हैं और दूसरी तरफ लिंचिंग के ख़िलाफ़ माहौल बयान दिए जाते हैं और दूसरी तरफ लिंचिंग को जिस तरह से जस्टिफाई किया जाता है। अब आप ये देखिए दूसरा बयान भी जिस तरह से उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने आपको बताया कि वो हिंदू नहीं है जो ये कहता है कि मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा तमाम भारतीयों का जो DNA है वो एक है और जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, इंडल्ज करते हैं लिंचिंग में, वो हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है। तो ये तमाम चीज़ें कहने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी देश में जो विकास है वो संभव नहीं है जब तक उसमें एकता ना हो। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी खासकर कही कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जो एक फ़िक्र का और डर का जो चक्र है, कुचक्र है, उससे बाहर आना चाहिए और इस्लाम ख़तरे में है, इस तरह की परिभाषाओं या इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए। यानी एक तरफ उन्हीं की विचारधारा से जुड़े हुए लोग, वही जो पार्टी, यानी वो अपने को सांस्कृतिक संस्था कहते हैं और उसी का जो राजनीतिक अंग है, उसी के स्पोक्स पर्सन्स जिस तरह की बातें खुलेआम कहते हैं और दूसरी तरफ मोहन भागवत इस तरह की बात कहते हैं। किस तरह से इन दोनों को साथ में रखे देखा जाए? क्या सिर्फ ये एक तरह के ऑडियंस को दिखाने के लिए, बताने के लिए हो और दूसरी तरफ सड़कों पर, छोटे कस्बों में, गांव देहात में इस तरह का टेरर फैलाने की कोशिश की जा रही है? साफ तौर पर दोनों में एक तरह का विरोधाभास नज़र आता है। और अगर इन महापंचायतों को राजनीतिक और
चुनावी एतबार से देखा जाए तो आप ये देखिए कि किस तरह से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाके हैं, यही वो इलाके हैं जहां से पूरा किसान आंदोलन उभर कर आया और किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है, जो नेता हैं, वो भी इन इलाकों से उभर रहे हैं। और महापंचायतें जो हो रही हैं भगवा राजनीति को आगे बढ़ाने वाली, वो भी इन्हीं इलाकों से उभर कर आ रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जानबूझकर ऐसे किया जा रहा है कि जो एक तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जो एक भावनाएं उभर रही हैं किसान आंदोलन के बाद के दिनों में, या किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके मद्देनज़र, क्या इस तरह से पोलराइजेशन करके, ध्रुवीकरण करके जो नुकसान हो सकता है किसान आंदोलन के सबब, जो चुनावी और राजनीतिक नुकसान, क्या उसकी भरपाई करने की एक कोशिश की जा रही है? क्योंकि साफ तौर पर आप ये देखिए, वही लोग हैं, वही वोटर हैं, वही जनता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आसपास, जो पूरी एक जाट बेल्ट है, गुज्जर बेल्ट है, जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, जो नाराज़ हैं किसान, जो सरकार ने 3 कृषि कानून जो पास किए हैं उनके बाद से, और वही जनता है जो महापंचायतों में भी जा रही है। एक तरफ किसानों की महापंचायतें हो रही हैं, दूसरी तरफ इस तरह की भगवा महापंचायतें हो रही हैं। क्या एक तरह से इस नुकसान की भरपाई के लिए ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।